हेलो इंटरनेट। आज हम बात करने वाले हैं अमेज़ॉन प्राइम की नई वेब सीरीज़ दहाड़ के बारे में। दहाड़ को प्रोड्यूस किया है एक्सेल एंटरटेनमेंट ने। इट इज़ क्रिएटेड बाय रीमा काकती एंड जोया अख्तर, बट जोया ने इस सीरीज़ को डायरेक्ट नहीं किया है। इस सीरीज़ को डायरेक्ट किया है रीमा काकती और रुचिका ओबेरॉय ने। रीमा जो है जोया की राइटिंग बड़ी है। ऑलमोस्ट सारे ही जो प्रोजेक्ट है जोया के और रीमा के भी उन दोनों ने एक साथ ही लिखे हैं। और रीमा इससे पहले हनीमून ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड, तलाश और गोल्ड जैसी फिल्में डायरेक्ट कर चुकी है। आई एम पर्सनली नॉट अ फैन ऑफ हर पेसिंग, क्योंकि मुझे उनकी फिल्में काफ़ी स्लो लगती है। बट ये चूँकि लंबा फॉर्मेट है तो इसे उस मेट्रिक पे नहीं जज किया जा सकता। दहाड़ में बहुत सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगी है और कुछ चीज़ें जो मुझे नहीं पसंद आई है। तो बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे हम दहाड़ के ऊपर आफ्टर दिस इंट्रो। ये है स्पॉयलर्स पे चर्चा और आप सुन रहे हैं आपके एंटरटेनमेंट का एक्स्ट्रा डोज, एक्स्ट्रा फिल्मी। दहाड़ सेट है राजस्थान में, जहां एक के बाद एक कुंवारी लड़कियां जो है गायब हो रही है और मुर्दा पाई जा रही है। उनके मर्डर्स हो रहे हैं एक के बाद एक, और इनका केस जो आता है पुलिस स्टेशन में और पुलिस किस तरह इस सीरियल किलर को पकड़ती है, इसकी कहानी है दहाड़। जैसे कि ट्रेलर में आपने देखा होगा, सोनाक्षी सिन्हा यहाँ पर लीड रोल में है। अंजलि भाटी नाम का उनका कैरेक्टर है। गुलशन देवैया, सोहम शाह भी उनके साथ है जो पुलिस की भूमिका में है। विजय वर्मा प्राइम एंटागनिस्ट है सीरीज़ के, विलन की भूमिका में, सीरियल किलर की भूमिका में है। और किस तरह से इस केस की इन्वेस्टिगेशन होती है और क्या क्या घटता है इस कहानी में, ये है दहाड़। पहली बात, शो का जो टाइटल है दहाड़, वो मुझे नहीं समझ आया, क्योंकि शो में दहाड़ जैसा कुछ नहीं है। सोनाक्षी सिन्हा दहाड़ तो नहीं रही है इस शो के अंदर। आई एग्री, काफ़ी दबंग कैरेक्टर है उनका एंड बेस्ट कैरेक्टर है उनके करियर का, आई वुड से, क्योंकि उन्हें आज तक परफॉर्मेंस सेंट्रिक रोल्स बहुत ही कम मिले हैं, ना के बराबर। अगर हम लुटेरा को छोड़ दें तो उन्हें एक्ट करने का या कैरेक्टर रोल करने का कभी मौका ही नहीं मिला खास, जो कि उन्हें यहाँ मिला एंड आई थिंक शी मेड द मोस्ट ऑफ इट। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने कैरेक्टर को कैरी किया है। जो लैंग्वेज थी या जो वर्नैक्युलर था, एक्सेंट जो होता है राजस्थानी या मारवाड़ी, वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पकड़ा है और उनका कैरेक्टर भी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कैरी किया है। या बिल्कुल वो लगती है कि शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी है करके ये, क्योंकि उनके माथे पे जो शिकन है या जो चिड़ है उनके अंदर, तो वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी उनकी परफॉर्मेंस। एंड आई एम हैप्पी कि फाइनली शी गॉट अ रोल where she can sink her teeth in and वो दिखा सकती है कि she can actually act। गुलशन देवैया भी यहाँ पर देवीलाल सिंह के कैरेक्टर में है, जो सीनियर है सोनाक्षी और सोहम शाह के कैरेक्टर के, और उन्होंने बहुत ही सुलझे हुए तरीके से अपना कैरेक्टर प्ले किया है। इवन जो एक्सेंट है उनका, वो इतना कंसिस्टेंट है कि ऐसा लगता है वो एक्चुअली एक राजस्थानी है। स्पेशली जिन सीन्स में उनको थोड़ा रेज दिखाना था, थोड़ा स्क्रीम करना था, चिल्लाना था, वहाँ पे भी उन्होंने अपना एक्सेंट जो है मेंटेन किया है। क्योंकि जब आप हायर पिच पर जब जाते हो, वहाँ पर एक्सेंट मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट वहाँ पे भी ही सच अ टेरिफिक एक्टर। और उनकी परफॉर्मेंस इतनी पावरफुल है कि कभी कभी लगता है कि ये शो उनके कैरेक्टर के बारे में है, उनके किरदार के बारे में, ऐसा लगने लगता है। एंड आई होप उनको ऐसे रोल्स मिलते रहे OTT स्पेस में। उनके कैरेक्टर में जो पॉलिटिकल प्रेशर के अंडर उन्हें काम करना पड़ता है या सीनियर के प्रेशर के अंडर काम करना पड़ता है, जो घर का एंगल है उनका, उनकी बेटी के साथ जो रिश्ता है स्पेशली, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि जिस तरह से वो अपनी बेटी को सिखाते हैं कि तू खुद एम्पावर्ड हो जा और अपना पैसा कमा, क्योंकि अपनी कमाई से खाई हुई रोटी का स्वाद ही अलग होता है। ये जो चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज लगा मुझे कि जो हर बाप को अपनी बेटी को देना चाहिए। ऑल्सो एक छोटा सा एक मोड़ आता है उनकी कहानी में, जहाँ पे देवीलाल को शायद अंजलि के लिए फीलिंग्स क्रिएट होने लगी उनके दिल में, बट इट इज़ नॉट एक्सप्लोर्ड मच। सो आई थिंक ये शायद जो सेकंड सीज़न उन्हें प्लान करना होगा, उसके लिए सीड्स प्लांट करके रखे हुए हैं ये। तो उनका कैरेक्टर जो है काफ़ी अच्छा हुआ है। सोहम शाह भी है इसके अंदर। आई हैव मिक्स्ड फीलिंग्स फॉर हिज कैरेक्टर। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बच्चा पैदा ना करने के लिए जो उनकी रीजनिंग थी वो मुझे थोड़ी नहीं पची। ऑल्दो आई अंडरस्टैंड वेयर द राइटर्स आर कमिंग फ्रॉम, के उनको ये दिखाना था कि पुलिस की नौकरी कर करके वो इतनी घिनौनी चीज़ें देख चुका है वो आदमी के, उसे लगता है कि इस
गंदी दुनिया में एक नादान बच्चे को पैदा नहीं करना चाहिए. दिस वर्ल्ड डजंट डिजर्व एन इनोसेंट किड. आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट वो चीज़ मेरे लिए एटलीस्ट स्क्रीन पे उस तरह से ट्रांसलेट नहीं हो पाई. मैं उस किरदार से कनेक्ट नहीं कर पाया. ऑल्दो आई लव्ड हिज एक्टिंग. सोहम शाह की एक्टिंग बहुत अच्छी है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना कैरेक्टर निभाया है, बट उनका आर्क मुझे समझ नहीं आया. एक तो ये बच्चे की रीजनिंग जो थी वो नहीं समझ आई. दूसरी चीज़, उनकी कहानी में प्लेसमेंट क्या थी एग्जैक्टली. शुरुआत में मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जो एक रैट होता है ना सिस्टम के अंदर, जो सारी चीज़ें बाहर लीक कर रहा होता है गलत लोगों को, पहले मुझे लगा ये उस तरह का कैरेक्टर है. बट देन वो काम भी ठीक ठाक कर रहा था, तो वो विलन भी नहीं बन पाया, पूरी तरह से बुरा भी नहीं बन पाया कैरेक्टर, वो अच्छा भी था. तो फिर उसे उस तरीके से दिखाया ही, क्योंकि शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि ये इमोरल सा कैरेक्टर है जिसकी कुछ चेंज ऑफ माइंड होगा और फिर वो अच्छा बन जाएगा. वो होता भी है कहानी के अंदर, बट वो उस तरीके से नहीं हिट कर पाता जैसे कुछ और अलग अच्छी कहानियों में हमें देखने को मिला होगा. ये उस तरीके से वर्क नहीं करता. ऑल्सो जो वो इमोशनल सीन उसका आता है किसी सीनियर को मिलने से पहले, वो भी मुझे उस तरह से हिट नहीं किया, उतना इफेक्टिव नहीं लगा. बट एज अ कॉप वो काफ़ी कॉम्पिटेंट था, वो मुझे अच्छा लगा. और ये चीज़ एक कर सकते थे आपके जिस किरदार को आप नकारा समझ रहे थे, वो आगे जाके कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू दिलाता है जिससे फिर ऑडियंस के दिल में भी उसके लिए रिस्पेक्ट जगे. जैसे बच्चा यादव का कैरेक्टर था गंगाजल में, अजय देवगन को थ्रू आउट काफ़ी चिढ़ रहती है उससे, एंड फिर वो इम्पॉर्टेंट काम कर देता है एंड में, एंड सबके दिमाग में फिर रिस्पेक्ट आ जाता है उस आदमी के लिए. तो वैसा कुछ किया जा सकता था यहाँ पे, जो कि होता नहीं है उसके साथ. फिर फोर्थ मेन कैरेक्टर है इस कहानी का विजय वर्मा का, जो है आनंद स्वर्णकार, जो बेसिकली एक टीचर है हिंदी का. काफ़ी नॉर्मल सी लाइफ जी रहा है, बट एट द सेम टाइम उसकी एक डार्क साइड भी है जहाँ पर वो लड़कियों को फंसाकर उनको शादी का आश्वासन देकर उन्हें झांसा देके उन्हें मार रहा है. काफ़ी पैसिव तरीके से खून कर रहा है. ही इज़ नॉट अ वायलेंट पर्सन, उससे वायलेंस होती नहीं है, इसलिए वो औरतों को साइनाइड देकर उन्हें खुद को मारने पर मजबूर कर रहा है. नॉट इन अ वायलेंट वे, अनजान तरीके से. तो वो एक चीज़ मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी थी. विजय का पोर्ट्रेयल ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा है. कुछ चीज़ें जो थी उसके किरदार की वो बहुत इंटरेस्टिंग थी, जैसे उसे उसकी बीवी के अफेयर के बारे में पता चलता है एंड ही लेट्स इट गो. उल्टा वो अपने भाई को डांट देता है कि ये गलत इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है. और वो चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी. ये आदमी चाहता है कि उसकी बीवी जो है एंगेज्ड रहे, इमोशनली डिस्कनेक्टेड रहे, सो दैट ये अपने मिशन पर, सो दैट इसके काम में कोई बाधा ना आए. वो चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी. बट आगे चल के फिर वो उसके आशिक को भी मरवा देता है एंड वो टिपिकल विलन टेरिटरी में चली गई वो चीज़. कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है इस शो के या उनके कैरेक्टर के बारे में, उसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे. पहले मैं जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी शो की उसके बारे में बात करना चाहूँगा. पहली चीज़ तो सोनाक्षी का कैरेक्टर जिस तरह से पोर्ट्रे किया है उन्होंने, कि वो बुलेट चला रही है जो टिपिकली एक आदमी चलाता है, और सोहम शाह का कैरेक्टर जो है वो एक्टिवा चला रहा है. तो इसमें से भी एक वो कैरेक्टर का डायनामिक्स उन्होंने रिवर्स करने की कोशिश की है जेंडर का. ऑल्सो ये शो कास्टिज्म की बात करता है, जहाँ अंजलि भाटी का कैरेक्टर जो है वो कोट अनकोट लोअर कास्ट से आता है, जिसकी वजह से वहाँ के जो बड़े बड़े ठाकुर लोग वगैरह होते हैं वो उन्हें अपने हवेली में एंटर करने से मना करते हैं, या वो लड़की है इसलिए उन्हें लोग अलग नज़रिए से देखते हैं. अब ये टोकन भी हो चुकी है ये चीज़ें, बट देन आई अपलॉड द मेकर्स फॉर पुटिंग इट आउट देयर. ऑल्सो एक लाइन है कहीं पर शो में कि जहाँ सोनाक्षी कहती है कि ये देश जो है आपके कायदों से नहीं चलता, अब ये संविधान से चलता है. प्रॉप्स टू द राइटिंग टीम. बट अगर आप वो सीन ध्यान से देखें तो उन्होंने वो एंगल चूज़ किया है उस शो में जहाँ पर सोनाक्षी जो है ऑफ स्क्रीन है, मतलब उनका चेहरा जो है स्क्रीन की तरफ नहीं है, उनकी पीठ स्क्रीन की तरफ है. सो यू कांट सी व्हाट शी इज सेइंग. एंड वो जो लाइन है उतनी पर्टिकुलर कि देश अब संविधान से चलता है, वो उसका साउंड लेवल अलग है. तो ये लाइन जो है ये बाद में ऐड की गई है, इट इज़ अ रीडब थिंग. तो आई डोंट नो वहाँ पर एक्चुअली ओरिजिनली उन्होंने क्या कहा है, क्योंकि वो डायलॉग जो है वो तो काफ़ी इन लाइन साउंड करता है, जो बात वो कर रही है वहाँ पे उसी से रिलेटेड लगता है. ऐसा तो नहीं लगता है कि ये एब्रप्टली ये चीज़ घुसाई है उसके अंदर. बट आई थिंक वहाँ शायद उन्होंने कुछ और वर्ड यूज़ किया होगा और उसको बाद में संविधान से रिप्लेस कर दिया होगा.
स्मॉल निटपिक, क्योंकि मुझे वो चीज़ नोटिस हुई क्योंकि साउंड लेवल्स में डिफरेंस था और ऑल्सो वो कैमरा एंगल जो था, तो ये चीज़ काफ़ी नोटिसेबल लगी। बट देन अच्छा है क्योंकि एक ये वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में भी है, क्योंकि शो लिखा भी लड़कियों ने है, डायरेक्ट भी लड़कियों ने किया है, लीड में लड़की है और ये कहानी भी लड़कियों के बारे में है। सो बिना कोई शो शाह किए कि हम देखो हम कितना फेमिनिज्म दिखा रहे हैं, ये कोई कोशिश ना करते हुए बहुत ही पावरफुली तरीके से औरतों को रिप्रेजेंट किया है। ये चीज़ तो डेफिनेटली अपलॉड करने लायक है शो की। सोनाक्षी के कैरेक्टर का जो एक सीन है उनकी माँ के साथ, जब वो रात के वक्त उन्हें फ़ोटोज़ दिखाती है उन विक्टिम्स की जो लड़कियां मरी है, और जिस तरीके से फिर सोनाक्षी जो है पूरी चीज़ एक्सप्लेन करती है कि मैं काम नहीं करूँगी तो और लड़कियां मरती रहेंगी एंड आई डोंट वांट दैट, वो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट सीन था शो में और बेसिकली उसने पूरी थीम जो है शो की कैप्चर की है। ऑल्सो मेरा एक काबिल दोस्त है जो पुलिस में है और उसने मुझे बताया कि शो में रिसर्च काफ़ी अच्छा किया हुआ है पुलिस प्रोसीजर के बारे में, या जो रैंक्स है या जो प्रोटोकॉल्स होते हैं या जो ओवरऑल पुलिस प्रोसीजर जो होती है, CDR वगैरह जो लेना होता है, उनको कॉल रिकॉर्ड्स लेने होते हैं या जो कुछ भी इन्वेस्टिगेशन में दिखाया गया है वो काफ़ी ऑथेंटिक तरीके से किया है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि अब मेकर्स जो है ध्यान देने लगे इन चीज़ों के ऊपर, दिल्ली क्राइम के बाद से स्पेशली। दिल्ली क्राइम में और इस शो में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ लगी मुझे। वो फैमिली वाला एंगल जो है स्पेशली मुझे थोड़ा रिडंडेंट लगा, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट हर पुलिस की कहानी में यह हमें देखने को मिलता है कि उनको घर पे कितनी परेशानी होती है या उनकी फैमिलीज कैसे डिसफंक्शनल हो रही है। तो मुझे कुछ नया नहीं मिला इस बार इस शो से। कोई ऐसी बात एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं कर रहा है ये शो जो ऑलरेडी किसी और ने कैप्चर नहीं कर रखी, कि एक पुलिस वाली जिसकी शादी नहीं हो रही है या जो एक मर्द है उसकी बीवी को शक है कि उसके पति का उसके कलीग के साथ अफेयर चल रहा है। बस वो बच्चे वाला एंगल थोड़ा नया था कि एक पुलिस वाला ये चाहता है कि वो एक बच्चा ना लाए इस दुनिया में, बट देन वो उतनी पावर से मुझे हिट नहीं कर पाया, तो उसमें भी मज़ा नहीं आया। बस वो जो माँ बेटी और बाप का जो डायनेमिक था वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, वो चीज़ थोड़ी नई थी। बाकी ये फैमिली स्टफ जो है इट इज़ गेटिंग काइंड ऑफ बोरिंग, क्योंकि हर ही शो में हम इसको देख रहे हैं। उल्टा वो जो पॉलिटिकल जो प्रेशर था वो चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगी थी कि शुरुआत में जो विधायक का कैरेक्टर था जिस तरीके से वो प्रेशराइज कर रहा था कि आप उसको अरेस्ट करो इस लड़के को, या फिर वो बाद में जो एक लड़की पकड़ के ले आते हैं और उसको प्रेशराइज करके उससे बयान लेते हैं और पुलिस को ना चाहते हुए भी कार्रवाई करनी पड़ती है। तो ये काफ़ी बिटर ट्रूथ है, वो अच्छे तरीके से दिखाया इस शो में काफ़ी ऑनेस्टी से कि पुलिस वालों को कैसे पॉलिटिकल प्रेशर के अंडर काम करना पड़ता है, या सीनियर्स भी जो है कैसे बाय हुक और बाय क्रुक उनसे जो करवाना है वो करवा के लेते हैं। बट वो विधायक का कैरेक्टर जो था वो शुरुआत के 2-3 एपिसोड के बाद तो अचानक गायब ही हो जाता है और वो वापस ही नहीं आता वो कैरेक्टर। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी हाफ बेक्ड लगी कि इतना पावरफुली आपने एज अ विलन ही एस्टेब्लिश किया था उसको शुरुआत में, वो सोनाक्षी को भी बुरी नज़र से देख रहा था, तो उसके बाद कुछ करना चाहिए था उस कैरेक्टर के साथ। जो लव जिहाद का जो एंगल शुरू होता है शो में वो अच्छा हुआ, वो बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं चलता है, वो थोड़ी देर तक आता है एंड देन दैट थिंग टर्न्स आउट टू बी फेक। वो अच्छा लगा मुझे, वरना थोड़ा प्रीची हो जाता शो। बट जो मोडस ऑपरेंडी दिखाई है इसके अंदर किलर की, कि वो विक्टिम है उनका फ़ोन या सिम कार्ड लेकर उसके अगले विक्टिम से बात करता है और इसकी वजह से वो ट्रेस नहीं किया जा रहा, बट देन अल्टीमेटली इट लीड्स टू हिज डिमाइस, क्योंकि उसकी वजह से एक पैटर्न फॉर्म हो जाता है और धीरे धीरे जो है फंदा कसने लगता है उसके गले की ओर। इस शो में एक बात और अच्छी है कि हमें शुरुआत से पता है कि किलर कौन है। ज़ोडिएक वगैरह फिल्में जो थी उनमें ऐसा होता था कि हमें सिर्फ पुलिस की साइड देखने को मिलती है, हमें कभी भी खूनी की साइड देखने को नहीं मिलती, तो हमें पता नहीं होता कि उस साइड क्या हो रहा है। बट ये शो जो है ये दोनों ही ट्रैक पैरेलली चल रहे होते हैं कि पुलिस कैचअप गेम खेल रही है और तब तक आनंद का कैरेक्टर जो है वो आगे के विक्टिम की तरफ पहुंच चुका है और उसकी लाइफ में क्या क्या हो रहा है, हाउ ही इज़ गेटिंग बाय, वो चीज़ें मुझे इंटरेस्टिंग लगी कि दोनों साइड्स एक ही साथ हमें देखने को मिल रहे थे।
वो चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। और जिस तरह से आनंद का कैरेक्टर लिखा हुआ था या विजय ने जिस तरह से उसे परफॉर्म किया है वो मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि हमें कभी भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती इस कैरेक्टर के बारे में कि इसके दिमाग में एक्चुअली चल क्या रहा है। हमें बस इतना पता है कि ये इसके भाई से जलता है और हमें ये पता चलता है कि इसे पता है इसकी बीवी का अफेयर चल रहा है, बट ही स्टिल लेट्स इट गो फॉर टाइम बीइंग। बट उसके अलावा हमें कोई भी ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, हमें बस उसकी एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है और उसके थ्रू हमें पता चलता है कि वो कर क्या रहा है, लेकिन वो क्यों कर रहा है, वो क्या करना चाहता है, ये चीज़ें हमें कभी पता नहीं चलती। सो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग पार्ट। बट ऑल्सो वही चीज़ जो है वो मुझे सबसे ज़्यादा खटकी भी है, जिसकी मैं बात करूँगा इन द माइनस पॉइंट्स ऑफ द शो। शो टेक्निकली भी बहुत अच्छा है, लाइक सिनेमाटोग्राफी जो है राजस्थान अभी आई कैन से कि वो खुद एक किरदार है। थार जो फिल्म आई थी या अभी पिछले कुछ दिनों पहले जो मैंने रिव्यू किया था सास बहू और फ्लेमिंगो का, और उसके बाद अब दहाड़, इसमें कंसिस्टेंटली हमें राजस्थान देखने को मिल रहा है। और बीहड़ या रेगिस्तान होने की वजह से ये अपने आप ही एक मिस्टीरियस क्वालिटी लेके आता है, एक टिपिकल टाइप का विजुअल लेके आता है जो काफ़ी रहस्यमयी है। और उसी तरीके का बैकग्राउंड म्यूज़िक भी यहाँ पर यूज़ किया है जो सूट करेगा, जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं राजस्थान के, उसके थ्रू ही उन्होंने बैकग्राउंड म्यूज़िक बनाया है। विजय वर्मा का जो कैरेक्टर है उसके वक्त जो एक वाइब्रेशन टाइप ऑफ म्यूज़िक यूज़ किया है, एक पर्टिकुलर जो थीम है उसकी, वो काफ़ी हॉन्टिंग है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। जो साउंड मिक्सिंग है वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी कि हर बार जब वो हम पुलिस थाने में होते तो वहाँ पे रैट्स के, बैट्स के, बंदरों के आवाज़ यूज़ किए गए हैं, क्योंकि उसकी वजह से वो काफ़ी नेचुरल लगता है साउंड सुनते हो। क्योंकि हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन के ऊपर हमेशा बंदर बैठे हुए हैं वहाँ पर तो साउंड जो है बहुत बढ़िया तरीके से यूज़ किया है। ऑल्सो मैं कास्टिज्म की बात करते वक्त उस कैरेक्टर के बारे में बताना भूल गया। वो एक हवलदार होता है पुलिस थाने में, जो जब भी सोनाक्षी उसके आसपास आके जाती है वो अगरबत्ती जलाकर इन वे प्योरिफिकेशन कर रहा होता है रूम का। तो वो कैरेक्टर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, एंटरटेनिंग तो नहीं बोलूँगा, वो इंटरेस्टिंग था कि लोगों की अकल अभी भी कैसे घुटने में है और कितना मानते हैं लोग जात पात में। हालांकि वो बहुत जूनियर होता है, शी इज़ अ सब इंस्पेक्टर और ये हवालदार है, तो उनके रैंक में बहुत डिफरेंस है, बट फिर भी शायद वो खुद को ऊंची जात का समझता है। एक भाई जिसकी बहन खोई होती है वो भी जब जाता है रूम से तब भी यह आदमी अगरबत्ती जलाता है, तो वो इंटरेस्टिंग लगी वो चीज़ें मुझे। अब थोड़ी बात कर लेते हैं शो के नेगेटिव चीज़ों के बारे में। तो बहुत ही सरफेस लेवल पे बात करने जाऊँ तो सोनाक्षी ने जो हल्की सी लिपस्टिक यूज़ की है वो मुझे बॉदर कर रही थी। वो अगर बहुत हल्की सी है, कुछ कुछ सीन्स में नहीं भी है, बट वो हल्का सा और रेड टिंट जो है ना वो दिखता है और वो चीज़ मुझे बॉदर कर रही थी। ऑल्सो वो उनका लट वगैरह बाल जो थे उनके बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से कट किए हुए थे ब्यूटी पार्लर के। थोड़ा और अगर रफ करते इस चीज़ को, थोड़ा और रस्टी रहने देते तो नेचुरल लगता। ये सेम चीज़ आई थिंक रानी ने भी की है मर्दानी में, उसमें भी वो लिपस्टिक पहनकर उन्होंने काम किया है। दिल्ली क्राइम में ये चीज़ कहीं भी नहीं देखने को मिलती आपको। वहाँ पे बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से लोगों को अपने रोल्स पोर्ट्रे करते हुए दिखाया है। बहुत माइनर सी चीज़ है, परफॉर्मेंस में कहीं आड़े नहीं आती, लेकिन मुझे खटकी वो चीज़ कि यार ये इतनी बिजी है और इतने इम्पॉर्टेंट केस पे काम कर रही है, इसके पास लिपस्टिक लगाने का टाइम कहाँ से है। स्पेशली जब वो बहुत ही लाइक ऐसे एंटी डीवा कैरेक्टर प्ले कर रही है कि वो रफ कैरेक्टर है उनका, तो उस पर वो नहीं जची वो चीज़। ऑल्सो उनके जो स्ट्रीट क्लोथ्स जो थे वो मुझे थोड़े ज़्यादा ही मॉडर्न लगे कि जब भी वो बाहर जा रही है तो वो कोई ऐसा इनर पहनेगी और उसके ऊपर वो चेक्स का शर्ट पहनेगी, जो बहुत ही फैशनेबल लगा। तो जो कैरेक्टर वो प्ले कर रही थी उसके लिए मुझे थोड़ा आउट ऑफ प्लेस लगा। वो बहुत ही माइनर है, बहुत निटपिक है आई नो, बट मुझे खटकी ये चीज़। वो फैमिली रूटीन वाली भी जो बात बोली मैंने कि क्या टर्मोइल चलता है पुलिस वालों के घरों में, वो आई थिंक अभी मेकर्स को अब बंद कर देना चाहिए वो चीज़, क्योंकि आई एम टायर्ड ऑफ इट। बहुत बार देख चुके हैं कि भैया पुलिस वालों के घर पे प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं, तो
उससे ज़्यादा मज़ेदार तो मुझे वो चीज़ लगी थी दिल्ली क्राइम में कि उनके पास लाइट बिल भरने के पैसे नहीं है या उन्हें खुद की जेब से लाइट बिल भरना पड़ता है। ये एकदम ही नई चीज़ थी जो आज तक नहीं देखी गई थी। तो ऐसी अगर चीज़ें एक्सप्लोर करें इस तरह के शोज़ तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक और राइटिंग का फ्लॉ मुझे ये खटका यहाँ पे कि जितने भी विक्टिम्स हैं विजय वर्मा के, वो हर लड़की कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करती है उसने जो नाम उसे बताया है उससे। मतलब होता ये है कि वो हर लड़की को अलग नाम से अलग पहचान से मिलता है, तो जब भी कोई लड़की उससे मिलने आती है या बात करती है तो पहले उसका नाम लेगी, हमें ये बताने के लिए कि इसने इस लड़की को ये नाम बताया है कि हाय रिचर्ड, मोहन जी आप लेट है, विजय जी आप ये हैं, सुरेश जी आप वो हैं, महेश जी आप ये हैं। एंड आफ्टर अ पॉइंट वो बहुत ही एक्सपोजिटरी लगने लगा मुझे कि बस एक्सपोजिशन करने के लिए ही वो चीज़ बताई जा रही थी। और एक या दो बार कर लो आप, ठीक है, उसके बाद ऑडियंस को फॉर्मूला पता चल गया है ना कि भैया ये हर लड़की को अलग अलग नाम बता रहा है। आई गेट इट, हर बार ये मत कीजिए कि जो भी नई लड़की आके मिल रही है उससे वो उसे उसके नाम से रेफ़र कर रही है, क्योंकि वो बहुत ही अननेचुरल सी लगी मुझे वो चीज़। तो वो अवॉइड किया जा सकता था, स्पेशली जब एक्सपीरियंस्ड राइटर्स लिख रहे हैं, रीमा और जोया जैसे। शो में एक स्टूडेंट का किरदार भी दिखाया है जहाँ पे विजय जो है पढ़ाने जाते हैं, वहाँ की एक लड़की होती है और शुरुआत से ही विजय का कैरेक्टर जो है थोड़ा इंटरेस्टेड लगा उस लड़की के अंदर कि वो हमेशा उसकी तारीफ़ों के पुल बांध रहा था कि क्या ही विश्लेषण कर दिया आपने कविता का वगैरह वगैरह। फिर वो उसकी कॉपियाँ भी बना के लाता है, वो जो निबंध लिखती है लड़की, और वो सबको बांटता है। ऑल्सो उसकी जो कॉपी होती है उसके अंदर वो कुछ उसका रिप्लाई लिख के देता है, एक फूल रखता है। सो आई थॉट कि वो इस लड़की को अपना नेक्स्ट विक्टिम बना रहा होता है। बट देन जब लड़की भी प्रपोज करती है उस स्टूडेंट के सर मैं आपसे प्यार करती है, वो चिट्ठी लिखती है उसको, तब ही स्नेचेस हर आउट। वो प्रिंसिपल को बता देता है, उसके माँ बाप को बुला लेता है। तो ये चीज़ का रीजनिंग मुझे समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया। शायद उसे ऐसा लगा कि भैया स्टूडेंट को पटाना थोड़ा रिस्की हो जाएगा, तो फिर तुम एडवांसेस क्यों कर रहे थे? ये तो तुम्हें शुरुआत से ही पता था ना कि तुम कर क्या रहे हो और इसका क्या रिस्पॉन्स आने वाला है सामने से। बिकॉज ही वॉज टू स्मार्ट। इस पे भी मैं आऊँगा, अगला मुद्दा मेरा यही है। बट देन तुमने किया ही क्यों फिर? ये वक्त क्यों ज़ाया किया तुमने ऑडियंस का भी और खुद का भी ये करते हुए? ये चीज़ मुझे नहीं समझ आई। जैसे मैं कह रहा था कि आनंद का कैरेक्टर स्मार्ट है या वो एक्सीडेंटल क्रिमिनल है, ये चीज़ मुझे नहीं समझ आई। क्योंकि कुछ कुछ जगह पे जो है वो बहुत ही स्मार्टली एक्ट करता है, या जो उसका एमओ है वो भी काफ़ी स्मार्ट है। वो बहुत ही पॉलिश तरीके से क्राइम्स कर रहा है कि कहीं भी वो पकड़ा ना जाए। इस हिसाब से वो सालों से ये काम कर रहा है, तो वह कहीं गलती नहीं करता। बट देन कुछ कुछ जगह पे वो बहुत ही एमेचरिश तरीके से रिप्लाई करता है चीज़ों का। जैसे वो एक पूरा जो सबप्लॉट है जहाँ वो अपने भाई को फ्रेम करने की कोशिश करता है एज द क्रिमिनल, तो ये चीज़ तो कहीं भी टिकने वाली थी ही नहीं, क्योंकि सारे जो गवाह थे ऑलरेडी आनंद के अगेंस्ट थे। और ऐसे हालातों में अगर उसका भाई अक्यूज निकलता है तो वो तो कोर्ट में स्टैंड होने ही नहीं वाला था, क्योंकि जो भी ऑफिस में से लीव्स ली हुई थी, आनंद उस वक्त कॉलेज में नहीं था जब लड़कियां मर रही थी। ये चीज़ इनको पता है। ऑल्सो बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स है जो आनंद से मैच होते हैं जो उसके भाई शिव से बिल्कुल ही नहीं मैच होने वाले थे। तो उसने ये ऐसा क्यों सोचा कि मैं इसको फ्रेम कर दूंगा या ये इतना आसान होगा या पुलिस इतनी बेवकूफ़ हो जाएगी कि वो फंस जाएगी इस चक्कर में एक्चुअली कि शिव हो सकता है कल्प्रिट। ऑल्सो पुलिस भी जो है सारा काम धंधा छोड़ के शिव के पीछे पड़ जाती है आफ्टर अ स्लाइटेस्ट कोइंसिडेंस कि उसकी गाड़ी वहाँ पर थी। वो लोग बिल्कुल ही अपना ध्यान हटा देते हैं आनंद से। वो भी चीज़ मुझे थोड़ी एमेचरिश लगी कि पुलिस इस तरह से काम नहीं करती। अगर कोई किसी के अगेंस्ट उनके पास स्ट्रॉन्ग सबूत है तो वो इतने आसानी से मान तो नहीं जाते कि ये नहीं है भैया, ये तो दूसरा बंदा होगा इसकी जगह पे। आनंद का एस्केप प्लान क्या था वो क्लियर ही नहीं हुआ। वो सोना उस पार बेच रहा था पाकिस्तान में और वहाँ से कैश आके उसे मिलती थी जो वो एक फेक अकाउंट में डाला करता था। यहाँ तक चीज़ समझ गया मैं। उसके बाद कहीं एक जिक्र होता है कि उसे बॉर्डर पार करना होता है, उसे कराची में सेटल होना होता है। ऑल्सो आई डोंट नो ये कितना आसान या डिफ़िकल्ट है कि कोई एक इंडियन उठ के पाकिस्तान चला जाता है और वहाँ जाके रहने लगता है। आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिस्टिक्स ऑफ इट, तो मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं इस चीज़ का।
बट आई सपोज कि शायद इतना ईजी ना हो, और तुम इंडिया में कहीं भी जा सकते हो ना, तुम्हें बॉर्डर क्रॉस करके भागने की क्या ज़रूरत है। शायद पुलिस से पीछा छुड़ाने के लिए उसे ये करना था, बट उसका एस्केप प्लान था क्या, ये चीज़ हमें कभी नहीं बताई जाती। और ऑल्सो वो जो उसका लव इंटरेस्ट था, उसको लेके वो पाकिस्तान भागने वाला था, क्या वो उसको क्वेश्चन नहीं करती कभी कि हम इंडिया के सारी ही जगह छोड़ के हम पाकिस्तान क्यों भाग रहे हैं, या कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने मिस कर दी, या एक ये सारी चीज़ ही एक डिकॉय थी, उसे जाना ही नहीं था कभी पाकिस्तान। ये चीज़ मैं नहीं समझ पाया। वो उसके पिता को फूल करता है कि वो एक लोकेशन का नाम बताता है कि यहाँ के लोग मुझे मदद कर रहे हैं, और पुलिस वहाँ चली जाती है। दैट आई अंडरस्टूड कि वो एक डिकॉय था, उसने बेसिकली मिसडायरेक्ट किया था पुलिस को, वो चीज़ मैं समझ गया। बट एक्चुअली उसका एस्केप रूट क्या था, ये चीज़ नहीं पता थी। शायद हमेशा से ही गोवा का ही प्लान था, बट वो चीज़ उतनी क्लियरली नहीं आती है शो देखते वक्त। अब आते हैं शो के सबसे बड़े नेगेटिव पॉइंट पे, जिसकी वजह से मैंने थंबनेल में ये हेडिंग दी है कि इज दिस अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि सब कुछ बहुत ही अच्छा है दहाड़ में। इट इज़ अ वेरी कंपेलिंग थ्रिलर अंटिल द 6th और इवन 7th एपिसोड, वहाँ तक शो बहुत ही अच्छा है। बट जब 8वां फाइनल एपिसोड आता है, वहाँ जाके ऐसा कुछ हो जाता है कि आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि क्या ये एक अच्छा शो है, या इन्होंने इस शो का सारा पोटेंशियल यहाँ आके वेस्ट कर दिया है। क्योंकि होता ये शो के अंदर, आनंद बेसिकली एस्केप्स मिरियम को लेके, मिरियम शायद बाद में उसको कहीं ज्वाइन करती है, बट ये सारा शो जो है गोवा चला जाता है। गोवा जाके वो शादी कर लेता है मिरियम के साथ, और वो उसके साथ वहाँ रहने लगता है, एक नई लाइफ शुरू करता है। मीनवाइल पुलिस वाले काफ़ी क्लूलेस है कि वो एक्चुअली गया कहाँ, और वो एक के बाद एक धागे दोरे जोड़ते हुए पता करते हैं कि वो गोवा में रहता है, और वहाँ जाके उसको पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये है ब्रॉडली आउटलाइन आखिरी एपिसोड की। बट अब तक जो एज अ कैरेक्टर सर्व कर रहा था राजस्थान, उसकी रूखेपन से बाहर लेके आप उसको अचानक एकदम हरियाली में गोवा लेके चले जाते हो, वहाँ एक विजुअल डिस्कनेक्ट बना फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे दिमाग में, कि सराउंडिंग ही चेंज हो गई, तो पूरा मूड ही चेंज हो गया। ऐसा लगने लगा कि कुछ अलग ही देख रहा हूँ मैं। और फिर कहानी भी उसी तरह से उस डायरेक्शन में चलती है। आनंद उसके विक्टिम्स को कैसे चूज करता है, ये प्रोसेस देखना शुरुआत में इंटरेस्टिंग था, दूसरे तीसरे एपिसोड तक, क्योंकि तब तक हमें पता नहीं था कि उसकी सारी प्रोसेस क्या है। बट जब आप ऑलरेडी 8वें एपिसोड पे हो, आपको उसकी सारी प्रोसेस पता है कि वो किस तरीके से ऑपरेट करता है, तब वहाँ पे ये सब कुछ इतने डिटेल में जाके दिखाना कि वहाँ की कैसे एक वो नर्स को फंसाने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ अफेयर कर रहा है, और बेसिकली उसने गेम रीसेट कर दिया है, बस वो एक नए स्टेट में जाके ये सब खेलने लगा है। तो ये चीज़ तो हम देख चुके हैं, अब इसे फिर से देखने की कोई ज़रूरत थी? शायद वो उस टाइप के प्लॉट को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वेयर द केस गोज कोल्ड, कि काफ़ी समय तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिलता, जैसे ज़ोडिएक में होता है कि 2-3 साल तक वो केस जो है कोल्ड हो जाता है। बट जो इन्वेस्टिगेटर्स है वो लगे रहते हैं, एक के बाद एक सबूत ढूंढते रहते हैं, एंड दे कीप क्लोजिंग द गैप, और फिर वो एंड में जाके कैसे उसे पकड़ लेते हैं। ये शायद वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे, बट वो चीज़ भी उतनी इफेक्टिवली आ नहीं सकी स्क्रीन के ऊपर कि भाई केस कोल्ड चला गया है, क्योंकि उतना समय तो हुआ ही नहीं है। आई थिंक कुछ 1 महीने के अंदर आई थिंक वो पकड़ लेते हैं गोवा जाके उसको, तो केस भी कोल्ड नहीं हुआ है। और मैं सारी प्रोसेस स्टार्टिंग से देख रहा हूँ कि अब ये कैसे विक्टिम्स फंसा रहा है ना। आई एम लाइक, अरे भैया ये तो देख लिया हमने, 7 घंटे हमने इसी के ऊपर स्पेंड किए हैं। तो वो चीज़ थोड़ी स्टूपिड लगी मुझे। ऑल्सो पुलिस जो है जिस तरह से क्लूलेस हो गई कि अब उसने बॉर्डर क्रॉस कर दिया, तो अब इनकी सारी ताकतें जो है लिमिटेड हो गई। फिर उनका सुपीरियर भी बोलता है कि तुम गोवा मत जाओ, तुम्हारे वहाँ के गोवा के पुलिस को आप कांटेक्ट करो वगैरह। तो टाइम वेस्ट किया वहाँ पे, ऐसा लगा मुझे, क्योंकि उनको प्रिसाइजली पता है कि वो गोवा में है, उनको उसकी बीवी का नाम पता है मिरियम जो है, उनको इसका इलियस क्या है ये पता है, वट एवर नेम ही वॉज यूजिंग, जो कैथलिक नाम यूज कर रहा था। अब इतनी वो इन्फॉर्मेशन होने के बाद एक आदमी को ट्रेस करना कितना मुश्किल हो सकता है। बहुत ही इजीली वो पकड़ सकते थे, बट देन राइटर्स डिसाइड टू बाइट देयर टाइम, ये बोल के कि वहाँ की पुलिस को ऑपरेट करने दो, सो दैट थोड़ा टाइम वेस्ट हो इसके अंदर, और फिर हमें और उसे फ्लैश आउट करने का मौका मिले, जो कि तुम फ्लैश आउट कर चुके हो। तुम लीड कैरेक्टर्स को भी फ्लैश आउट कर चुके हो, तुम विलन को भी फ्लैश आउट कर चुके हो। तो यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत थी ही नहीं, ये सब इतना खींचने की। उसके बाद भी जिस तरीके से कहानी एंड होती है वो मुझे बहुत ही अंडरवेलमिंग लगा। बस उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि वो यहाँ
गया हुआ है एंड वो वहाँ पे जाके बेसिकली रेड कर देते हैं वो जगह को और उसको अरेस्ट कर लेते हैं। कुछ क्लेवर, कुछ ड्रामेटिक होना चाहिए था उस एपिसोड में, एंड में एक्चुअली, तो ज़्यादा मज़ा आता। ये बहुत ही ऐसा खुश हो गया एंड में जाके, ऐसा लगा मुझे। जब आप एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर बना रहे हो, आप एक क्राइम थ्रिलर बना रहे हो, एक इन्वेस्टिगेशन शो, इन्वेस्टिगेशन स्टोरी बना रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये होती है कि जो गुनाहगार है, जो वो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, वरना उसके बिना चीजें बहुत ही शैलो लगने लगती हैं। या फिर ऐसा हो कि वो बंदा प्योर ही इविल था और सब एट रैंडम था, तब ज्यादा मजा आया कि भैया इतना इविल है कि फॉर द सेक ऑफ किलिंग पीपल ही इज किलिंग पीपल, दैट्स व्हाट मेक्स दैट पर्सन अनस्टॉपेबल। वो भी यहाँ नहीं होता, वैसा नहीं है। और जब पूरे 8 घंटों तक आपने वो सीक्रेट को प्रोटेक्ट किया है कि उसकी आइडियोलॉजी क्या है या उसकी साइकोलॉजी क्या है, तो मेरा सारा इंटरेस्ट तो उसी में था कि जब वो फाइनली पकड़ा जाए तो वो ये रिवील करे कि वो ये सब क्यों कर रहा था। दैट डजंट हैपन, या जो होता भी है वो रीजनिंग इतनी शैलो साउंड करी, इतनी ऊंची साउंड करी कि वो बोल रहा था कि किसी भी लड़की को ऐसे स्ट्रेंजर के साथ संबंध नहीं बनाने चाहिए और जो भी लड़की ऐसा करती है शी डिजर्व्स टू डाई। एंड आई वाज लाइक दैट्स इट, इतना ही था? 29 लड़कियां इसलिए मार दी तुमने? नो मैन, आई एक्सपेक्टेड सो मच मोर। जो इंसान इतना थॉटफुल है, जो लोगों को ज्ञान बांट रहा है, जो स्टूडेंट्स को ज्ञान दे रहा है, सिखा रहा है दुनिया भर की चीज़ें, जो इतना फिलोसॉफिकल है, उसकी विचारधारा कुछ तो इम्पॉर्टेंट होगी इससे, कुछ तो इससे बड़ा रीज़न होगा उसके पास कि भैया लड़कियां चूतिया थी इसलिए मर गई। नहीं भाई, तुम रास्ते पे चलने वाले रमन राघव थोड़ी हो कि जो रैंडम मर्डर्स किए जा रहा है। तुम बहुत ही होशियारी से अपने विक्टिम्स चुन रहे हो। कोई पैटर्न होना चाहिए तुम्हारी सोच में, कोई एक लार्जर थॉट होना चाहिए कि मैं इसलिए ये सब कर रहा हूँ। वो होता तो मज़ा आता। अब मुझे जो है टिपिकली इस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम है कि कुछ मेरा चाइल्डहुड ट्रॉमा था, उसकी वजह से मैं ऐसा बन गया। दैट्स द थिंग आई हेट द मोस्ट, और वो मोस्टली इंडियन साइकोलॉजिकल फिल्म्स में देखने को ही मिलती है। यहाँ पे थोड़ा सा उस पर टच अप ऑन किया है, जहाँ पे उसके पिता ने उसकी माँ का खून किया होता है और वो चीज़ छुपाई जाती है। अगर वो भी रीजनिंग होती तो वो भी मैं मान जाता कि अगर उस चीज़ को भी कनेक्ट कर देते। मेरी माँ जो थी वो बदचलन औरत थी और उसका अफेयर जो है मेरे बाप ने पकड़ लिया था और उसने उसे मार दिया। उसकी वजह से मेरे मन में जो है औरतों के लिए घृणा निर्माण हो गई और तब से मैंने औरतों को मारना शुरू कर दिया। इतना चाइल्डिश भी अगर रीज़न होता तो भी वो रिस्पेक्टफुल था, तो भी वो जस्टिफिकेशन था एक तरह का, उसे मैं मान लेता, उसको मैं एक्सेप्ट कर लेता। लेकिन यहाँ जो होता है वो तो बहुत ही स्टूपिड है। और जिस तरीके से वो जल्दबाजी में ख़त्म किया है कि एंड जो है एकदम 5 मिनट में ख़त्म हो जाता है। उसको पकड़ लेते हैं, उसे अरेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद सोनाक्षी का और उसका एक इंटरेक्शन होता है जहाँ वो बताता है उसकी जो ये घटिया रीजनिंग थी, और उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हारे साथ भी यही होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से तुम देवीलाल को, गुलशन देविया के कैरेक्टर को देखती हो, जिस तरह की तुम्हारी फीलिंग्स है तुम्हारे मन में, तुम्हारे साथ भी यही होना चाहिए। सरनेम बदलने से तुम्हारी औकात नहीं बदल जाएगी। XYZ जो चीज़ें बोलता है वो बहुत ही स्टूपिड तरीके की चीज़ है। ये वो चीज़ें हैं जो शो के कहानी के शुरुआत में आनी चाहिए। जब साइलेंस ऑफ द लैम्स में जब वो हीरोइन जाती है मिलने को विलन को, वहाँ पे विलन साइकोलॉजिकली ब्रेक करने की कोशिश करता है सो दैट सामना शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। बट ये चीजें वहां वर्क करती है जहाँ पे कहानी शुरू हो रही है। अब यहाँ तो कहानी खत्म हो गई है। वी नो कि 2 मिनट का ही रन टाइम बचा है शो के अंदर, तो एंड टाइटल्स ही आने वाले, ये खत्म ही हो रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ करने का कोई पॉइंट ही नहीं था, और ये सेकंड सीजन में भी नहीं जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ ड्रामेटिक होने वाला है और ये बंदा एस्केप कर जाएगा और फिर हमें आगे ये कहानी एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। वो भी नहीं होता इस कहानी के अंदर। यहाँ पे ये खत्म हो रही है, तो वो चीज़ बोलने की कोशिश क्यों करता है? वो बिल्कुल ही जस्टिफाइबल नहीं है अगर वो पकड़ा ही नहीं जाता, जैसे ज़ोडिएक में होता है कि 2-3 साल तक ये लोग कोशिश करते रहे एंड फाइनली दे केस वेंट कोल्ड, और उन्हें ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं कि इस केस की फाइल को बंद कर दो, अब हम इस पे और ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। दैट वुड हैव बिन अमेजिंग ट्रीटमेंट। अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजनिंग ही नहीं थी कि विलन जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, तो भाग जाने दो उसे बनाने दो नई लाइफ, उसे मारते रहने दो लोग अलग स्टेट में, जिसकी इन्फॉर्मेशन इन लोगों तक कभी पहुंचेगी नहीं, तो ये लोग पकड़ ही नहीं सकेंगे उसको। वो चीज भी अगर होती तो काफी अच्छा रहता जो इन्होंने अभी किया है। मिरियम के कैरेक्टर को उसने क्यों जिंदा छोड़ दिया?
उसे क्यों प्रेग्नेंट होने दिया? क्या उसे फिर से बच्चा पैदा करना है? क्या वो मिरियम से सच्चा प्यार करता था? आई डोंट नो, बिकॉज द राइटर्स डोंट टेल मी, बिकॉज द शो डजंट टेल मी। शो सिर्फ मुझे इतना बताता है कि वो भाग गया और उसने नई लाइफ स्टार्ट की, लेकिन क्यों इस औरत को उसने इन पर्टिकुलर जिंदा क्यों छोड़ दिया? इसके साथ वो बच्चा पैदा क्यों कर रहा है? क्या वो इसे सच्चा प्यार करता है, या इसे भी वो आफ्टर अ पॉइंट मार देने वाला है? वो चीज़ क्लियर नहीं होती है, और ये इट गेट्स सो मेसी इन द एंड कि मुझे सारा शो ही मैं क्वेश्चन करने लगा कि यार वॉज इट वर्थ इट? क्योंकि 7th एपिसोड तक ये शो बहुत ही बढ़िया है। इट्स नॉट डेली क्राइम, और एंड इट्स नॉट अ क्राइम टू नॉट बी डेली क्राइम, क्योंकि डेली क्राइम इज़ लाइक टॉप टियर, गोल्ड स्टैंडर्ड, बट इट इज़ अ वेरी सॉलिड शो। दहाड़ जो है, दहाड़ बहुत ही बढ़िया है। फिल्मी है थोड़ा, आई एडमिट, कई जगह पे फ्लॉज भी है, लूप होल्स भी है लॉजिक्स में, बट वो एंगेज रखता है आपको, एंड दैट्स व्हाट आई लाइक। बट जिस तरीके से वो कंक्लूड हुआ ना, वो इतना ही अंडरवेलमिंग और इतना फुस तरीके से हुआ कि आई कुडंट मेक अप माई माइंड कि भैया ये वॉज इट वर्थ इट। क्या वो फाइनल जो पंच होता है ना, दिस शो लैक्स दैट। और एंड भी इस तरीके से किया है, किसी भी कैरेक्टर का आर्क फुलफिल नहीं करता ये शो। आखिर में तो वो उतना वक्त भी नहीं देता, बस सोनाक्षी जो है अपना सरनेम चेंज कर देती है, जो उसका कोट अनकोट लोअर कास्ट का सरनेम था, वो शी गोज बैक टू दैट सरनेम, और वहीं पे शो खत्म होता है। देवीलाल का क्या हुआ ये हमें नहीं पता चलता। हमें सोहम शाह का कैरेक्टर जो है परगी, उसका क्या हुआ वो हमें नहीं पता चलता। किसी भी कैरेक्टर का इंटरकनेक्शन हमें नहीं पता चलता, उनका कैरेक्टर आर्क हमें नहीं पता चलता। देवीलाल और अंजलि का आगे क्या हुआ, क्या उनमें प्यार होता है, वो चीज़ भी हमें नहीं पता चलती। शायद ये सब नेक्स्ट सीजन के लिए सेटअप कर रहे हैं वो, लेकिन एक कहानी जो है हमेशा सेल्फ कंटेन्ड होनी चाहिए। एक तो बहुत जल्दबाजी में फिनिश होता है, और उसके बाद जो मेन कैरेक्टर्स थे उनकी भी कहानी खत्म करने की जहमत ये कहानी नहीं उठाती है। तो फाइनल एपिसोड मुझे बहुत ही अंडरवेलमिंग लगा, बट ओवरऑल अगर पूरा शो की बात करने जाए तो ये बहुत ही सॉलिड शो है और मज़ेदार है। 8 घंटों तक आपको एंगेज करके रखता है। बस एंड जो है बहुत ही अंडरवेलमिंग है इस शो का। तो आप खुद ही देखिए और आप खुद ही डिसाइड कीजिए आपको ये शो कैसा लगा। मुझे ओवरऑल मैं कहूँगा अच्छा लगा, बट इट हैड द पोटेंशियल टू बी ग्रेट कि डेली क्राइम के बाद एक क्लोज सेकंड बनने की अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पे, जो कहीं ना कहीं ये शो मिस कर देता है उसकी फ्लॉड राइटिंग की वजह से। तो उस चीज़ का मुझे बुरा लगा। अगर शो होता ही बेकार तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट इट वॉज ऑलमोस्ट देयर। ये ग्रेटनेस को छू के वापस आ जाता है, वहाँ तक रुक नहीं पाता। ये चीज़ का मुझे थोड़ा बुरा लगा, बट ओवरऑल काफ़ी अच्छा शो, काफ़ी एन्जॉयबल शो। आप भी देखिए, कमेंट्स में मुझे बताइए आपको शो कैसा लगा, अगर आपने देखा है तो, और नहीं देखा है तो फिर तो मैंने सारा ही स्पॉइल कर दिया है। सो व्हाट्स द पॉइंट। अगर अच्छा लगा ये पॉडकास्ट तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए भाई साहब, क्योंकि जितने भी लोग देख रहे हैं वो सब्सक्राइब्ड ही नहीं है, 90% लोग जो है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, सो दैट आपको शो के नोटिफिकेशंस आते रहे अपने आप, और हमारा रीच भी बढ़े चैनल का। तो सब्सक्राइब कीजिए .png पिक्चर्स को। मिलते हैं अगले एपिसोड में आपके एंटरटेनमेंट के एक्स्ट्रा डोज, एक्स्ट्रा फिल्मी में। मैं हूँ आपका होस्ट पवन, एंड आई एम साइनिंग ऑफ।